Welcome back once again. Myself Transformer Pathak, and this is a lecture series for DBT JRF preparation. So, dear friend, I am discussing the question answer from 2016 and 17, and most probable this topic will again you will find some question from these areas. So, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और आप इन क्वेश्चंस को रियली आप फोकस करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ट्रांसजेनिक प्लांट सेग्रेटेड इन 3:1 रेशियो फॉर ट्रांसजेनिक एंड नॉन ट्रांसजेनिक फिनोटाइप दैट इज इन T1 progeny derived by self pollination. दिस इंडिकेट दैट, यह क्या इंडिकेट करता है? तो यह इंडिकेट करता है द ट्रांसजेनिक प्लांट में कंटेन टू टाइटली लिंक्ड कॉपी ऑफ द ट्रांसजेन. ये कैसे, इसको समझो. कह रहा है प्लांट सेग्रेट A plant segregated in 3:1 ratio for transgene and non-transgenic phenotype in T1 progeny derived from self pollination. Self pollination के थ्रू T1 progeny को किया गया. This indicate, पहली पॉइंट पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ. The transgenic plant cannot contain more than one copy of the transgene. ऐसा नहीं है, एक प्लांट में एक जीन के कई कॉपी हो सकते हैं, तो एक पॉइंट ऑलरेडी गलत हो गया. The transgenic plant may contain two unlike copy of the transgene. No, unlike का नहीं, सेम कॉपी हो सकता है. Unlike copy of the transgene cannot be in the same transgenic plant. You know, the transgenic plant contain two or more than unlike copy of the transgene. ये भी गलत है. ठीक है, the transgenic plant may contain two tightly linked copy of the transgene. तभी तो सेल्फिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि सेग्रीगेट कर रहे हैं. तो 3:1 के रेशियो में आपको क्या मिल रहा है? 3 ट्रांसजेनिक प्लांट मिल रहा है तो 1 नॉन ट्रांसजेनिक मिल रहा है, यानी 75% इफिशियंसी आपको है. समझ में आई बात? तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका दोनों जीन क्या है? टाइटली लिंक्ड है. ठीक है, अब समझ में आ गया होगा. आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से तो आपको रियली आपको आंसर आ जाएगा. Which one of the following reporter can be used for real-time visualization of living cells tissue in transgenic plant? तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? रियल टाइम में आप अगर देखना चाहते हो तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप यूज करोगे और इसके लिए आप यूज करोगे GFP. ठीक है, अब अदर का भी देख लें. बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्ट जी जीन को कोड करता है. इससे हम क्या करते हैं? ब्लू वाइट सिलेक्शन करते हैं. ठीक है, ब्लू वाइट सिलेक्शन इससे होता है. गस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन चेक करने के लिए जब हम CAM35S प्रमोटर से अगर किसी चीज़ को लगा करके हम करते हैं तो उसको अगर विजुअलाइज करना चाहते हैं तो प्रमोटर में अगर हम गस लगा देंगे तो गस की एक्टिविटी चेक कर सकते हैं. कैट क्या होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए. ये भी एक तरह का ड्रग रेजिस्टेंट का है, मतलब बीटा ग्लाइकोसाइडेज जैसे यूज होता है उसी तरह से कैट भी यूज होता है. ठीक है, ये कैसे यूज होता है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए. ठीक है, चलिए नाउ पहले हम इसे इरेज कर दें ताकि आप आराम से क्वेश्चन पढ़ें. प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल टर्मिनेट एट स्टॉप कोडोन बिकॉज mRNA synthesis stop at codon. The tRNA correspond to stop codon cannot bind to the amino acid. There are no naturally occurring tRNA with an anticode corresponding to the stop codon. That is the right answer. The conformation around the stop codon prevent the binding of amino acid transferase. No, that is not right. So answer 3 is option C is the right option. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से पढ़िए. ठीक है, ये तभी आप कर पाओगे ना जब आप समझोगे. और क्लोनिंग अगर कोई करता हो लैब में, अगर किसी तरह से कोई प्रोजेक्ट स्टूडेंट हो तो उसके लिए समझना और भी ईजी है. लेकिन चलिए हम आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं. ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, कहता है DNA फ्रैगमेंट वाज डाइजेस्टेड विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम X विथ रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिस. इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस से ही आपका आंसर भी निकलेगा. ठीक है, दैट वुड क्लीव एट ए पोजिशन शोन इन एरो. ये पोजीशन है जहाँ पे वो कट करता है. ठीक है, यू वांट टू क्लोन दिस फ्रैगमेंट इन अ वेक्टर व्हिच डज नॉट कंटेन दिस रिस्ट्रिक्शन साइट X. ये जो X आप देख रहे हैं वो वेक्टर में नहीं, वेक्टर में ये रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं और आपको डाइजेस्ट करना है, फिर भी डाइजेस्ट करना है. तो आप क्या करोगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल बी यूज टू डाइजेस्ट दिस वेक्टर? दिस ऑल एंजाइम्स आर गिवन, सो यू हैव टू चूज द एंजाइम. अब जरा ध्यान से देखो, पढ़ो. ये है आपका
इसको पहले इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। इरेज कर लो। आप ध्यान से सीक्वेंस को 3 प्राइम वाले सीक्वेंस को देखो क्या है, और यहाँ पे भी 3 प्राइम सीक्वेंस को ही सब में चेक करना, ठीक है, ताकि तुम्हें ईजी हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, GATC, तो लिख लो GATC। ऐसे कोई सीक्वेंस आपको मिल रहा है? देखो यहाँ पे है, नहीं है, G नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखो G नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखो मिल रहा है GATC, यहाँ मिल रहा है? नो। तो कौन सा यूज करोगे भैया? क्योंकि वो मैच कर रहे हैं, यही तो आंसर था, यही तो क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन देखकर कभी मत घबराना दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बस फोकस करके आपको देखना है और कोशिश करना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, उसे आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको राइट आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा, एग्जाम में अपना पेशेंस खो दीजिएगा तो रियली बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको आंसर ढूंढना, ठीक है। चलिए अब है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रिप्टोफान ऑपरोन एटीन्यूएशन, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ 2 adjacent codon for tryptophan in leader peptide sequence, coupled transcription translation, concentration of tRNA charged with tryptophan, the operator sequence of tryptophan। तो ऑपरेटर की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? ऑपरेटर की जरूरत होगी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लाज्मिड when digested with ecoarban give a single band of 16, when the same plasmid is digested with BAM-H1 it gives 2 band of 4 and 6 and 4 kb the plasmid है। अब ध्यान से सोचो, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। अब क्या है कि इकोआर्बन से आप जब डाइजेस्ट कर रहे हैं आपको सिंगल बैंड मिल रहा है, यानी कि भैया अगर लीनियर होता तो 2 फ्रेगमेंट मिलता है, कैसा है, सर्कुलराइज्ड है, तभी तो इकोआर्बन से आप डाइजेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, सिंगल बैंड मिल रहा है 16 kb, ठीक है। अब when the same plasmid digested with BAM-H1 it gives 2 band of 6 kb and 4 kb, ठीक है। अब हम इसी को क्या कर रहे हैं, 2 बैंड मिल रहा है तो पहला कट करेंगे तो 1 मिलेगा और दूसरा कट करेंगे तो 2 मिलेगा। तो एक 6 kb का मिल रहा है और दूसरा 4 kb का बैंड मिल रहा है, तो कितना हो रहा है 10। अभी भी 16 नहीं हो रहा है तो 1 6 और चाहिए, ठीक है। तो 2 बैंड आपको मिलेगा 6 kb का, 2 बैंड 6 kb का और एक 4 kb का। द प्लाज्मिड है, तो आंसर इज सिंगल साइट ऑफ इकोआर्बन एंड 3 साइट ऑफ BAM-H1, तभी तो, क्योंकि ये सर्कुलर है। ध्यान से सोचो, अगर यह पहले ही क्लियर कर दिया 16 kb जैसे दिया, सिंगल बैंड दे रहा इकोआर्बन से, तो कैसा था वो, सर्कुलर था, नेचर सर्कुलर था। तो पेन और पेंसिल लेकर के जब तक कोशिश नहीं करोगे दोस्त तब तक रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइलोमा सेल फ्यूज विद स्प्लीन सेल इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़िए, ये आपको रियली 1-2 नंबर दे के जाएगा, मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो हाइपोजेंथिन गुआनिन HGPRT बोलते हैं, ठीक है ना, फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज लैकिंग सेल। कह रहा है माइलोमा सेल फ्यूज विथ स्प्लीन सेल इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आर, ठीक है। माइलोमा सेल जो फ्यूज होता है स्प्लीन सेल में, उसमें स्प्लीन सेल में क्या नहीं होता, माइलोमा सेल में क्या होता है, स्प्लीन सेल में क्या होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, यानी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है, ठीक है। टीके कहाँ होता है, HGPRT कहाँ होता है, ये सब आपको लिख के हमें बताना है, ठीक है। चलिए, इंजाइम इनएक्टिवेशन बाय सुसाइड इनहिबिटर शुड बी। सुसाइड इनहिबिटर कहाँ बनता है भैया, कहाँ बाइंड करता है, एक्टिव साइट पे ही बाइंड कर जाएगा। एक्टिव साइट पे जब बाइंड कर जाएगा तो दूसरा चीज आकर बाइंड ही नहीं करेगा, तो सुसाइड इनहिबिटर ऑलवेज बाइंड ऑन एक्टिव साइट, ठीक है। अब है रिजोल्यूशन इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अचीव्ड बाय बोथ बाइंडिंग एंड इल्यूशन साइट, दोनों पे मिलेगा, इल्यूशन साइट पे मिलेगा और बाइंडिंग साइट पे भी मिलेगा, ठीक है। दोनों टाइम पे आपको रिजोल्यूशन आप मेंटेन कर सकते हो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। चलिए, प्रोटीन काइनेज फॉस्फोरिलेट प्रोटीन एट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अमीनो एसिड साइड चेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ अमीनो साइड चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे होगा, हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होता है,
यहाँ कहने का मतलब है प्रोटीन काइनेज फॉस्फोरिलेट प्रोटीन एट हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कौन कौन से आपको जो यहाँ पे आपको जो अमीनो एसिड है जिनमें आपको मिलेगा OH ग्रुप, तो सेरीन में मिलेगा, थ्रोनिन में मिलेगा और टायरोसिन में मिलेगा। टायरोसिन और फिनाइलएलानाइन में थोड़ा सा अंतर है कि टायरोसिन है फंक्शनल ग्रुप OH, बट फिनाइलएलानाइन में वो OH ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एनिमेशन लगाना भूल गया। ठीक है, चलिए आंसर आपको मिल गया, लेकिन चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इन ए सेगमेंट ऑफ ट्रांसक्राइब जीन ए नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब क्या होगा, वही स्ट्रैंड क्या होगा, द सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम में दिया हुआ है। तो mRNA जो RNA बनेगा उसमें क्या होगा, तो 5 प्राइम 3 प्राइम बिल्कुल इजी दिया हुआ है, इस पर आपको कंफ्यूज होने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही सारे प्रोसेस होते हैं। तो भैया कोड तो वही होगा, जहाँ जहाँ T है वहाँ U बैठा लो। ए देखो यहाँ पे हटाए, देखो A है तो यहाँ A है, G है तो G है, C तो C है, T की जगह क्या हो गया, U हो गया, और इफ इस T की जगह पे भी U हो गया, तो राइट ऑप्शन इज B। ठीक है, समझ में आया। अब ये देखिए DNA कंटेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी इस बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इफ DNA कंटेंट ऑफ ए डिप्लॉयड सेल इन G1 फेज ऑफ ए सेल साइकिल इज X, G1 फेज में कितना है, X है, द DNA कंटेंट ऑफ सेम सेल एट मेटाफेज ऑफ meiosis 1 शुड बी दैट इज 2x, दैट इज 2x। ठीक है, 4x नहीं हो। और ये कैसे है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपसे हम चाहते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा इसको अच्छे से देखना चाहता है, बेंजामिन की बुक खोले, आराम से सेल साइकिल में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। ठीक है, द अल्फा हेलिक्स इन अ प्रोटीन इज प्राइमरली ड्यू टू, अब बताओ अल्फा हेलाइसिस जो है वो किसके कारण होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, विंडरवाल इंटरेक्शन और कोवेलेंट इंटरेक्शन। भैया जब हम एग्जाम दे रहे थे ना 2017 में, तो हम गलती करके आए थे, आप गलती मत करना, यह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं कि इंटरमोलिकुलर है। इंटरमोलिकुलर कहने का मतलब दो अलग अलग अल्फा हेलाइसिस से नहीं, ये आपस में ही करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में। ठीक है, और अल्फा हेलाइसिस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। अमीनो एसिड विथ एसिमेट्रिक सी बीटा एटम, सी बीटा क्या होगा, आप सोचिए सी बीटा क्या होगा, अल्फा क्या होगा पहला। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका आंसर होगा आपका थ्रेओनीन एंड आइसोल्यूसिन, इसमें सी बीटा आपको मिलेगा। ठीक है, बीटा पोजीशन मिलेगा, कार्बन का बीटा पोजीशन। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, जब आप कार्बोजाइलिक एसिड एंड से जब चलेंगे तो पहला क्या मिलता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तो बीटा आपको मिलेगा इन्हीं में। प्रोलीन मेथेनिन में तो मिलेगा नहीं, सिस्टीन सेरिन और मेथेनिन है तो ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी हो गया, प्रोलीन में होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें आइसोल्यूसिन में होता है, लेकिन ऑप्शन आपको लाइसिन और वैलिन भी दे दिया, तो इसमें बीटा नहीं मिलेगा। तो बीटा जो एसिमेट्रिक जो कह रहा है ये इसमें मिलेगा, थ्रेओनीन में मिलेगा और आइसोल्यूसिन। ठीक है, चलिए अब है द स्ट्रेच। और देखिए ये सारी क्वेश्चन को अगर आप रियली समझना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आई एम जस्ट मेकिंग एन ओवरव्यू ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पेक्टिव बाई DHA, एक डोनर है और एक दूसरा रेसिपिएंट है। ठीक है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो D इज द डोनर, H इज हाइड्रोजन एटम एंड A इज एक्सेप्टर। अब इस बेसिस पे आपको बताना है कि क्या होगा, तो नेचर ऑफ D एंड A एटम एंड D एंड A डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसको किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो द नेचर ऑफ D एंड A एटम दैट इज द डिस्टेंस, D और A के बीच में डिस्टेंस क्या है वो डिफाइन करेगा कि कितने उनमें स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब है कि वेंडरवाल एनर्जी फॉर सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, वेंडरवाल एनर्जी 0 होता है, याद रखना। क्वेश्चन बड़ा इजी था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने भी नहीं किया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस दैट मीट एट द एवरी ब्रांच ऑफ द नोड ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। देखो फाइलोजेनेटिक ट्री की जब बात करेंगे
तो भैया इतना तो होगा ही ना, तभी तो 5 जनरेटिव ट्री बनाओगे। तो ए का 1, 2 2, 3 3, मतलब 3 पॉइंट तो मिनिमम होना चाहिए, 3 नोड तो होना ही चाहिए। तो आंसर इज 3। सो अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट थ्योरी एंड एगोनिस्ट डेफिनेशन है ना, एगोनिस्ट इज डिफाइंड एज, एगोनिस्ट जब डिफाइन करोगे तो क्या होगा, ए कंपाउंड दैट इंड्यूस ए स्पेसिफिक कंफर्मेशन चेंज इन द मैक्रोमोलेक्यूल। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी होता है और एक होता है लॉकेन की हाइपोथेसिस। तो दोनों आप पढ़िए अच्छे से, आपको समझ में आएगा। ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज फाउंड टू बी एक्सप्रेस्ड वेरी पुअरली इन इकोलाई इफ hypothesize that the expression is blocked at translational level. This experiment technique tested by, अब कोई कह रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, recombinant protein is found to be expressed very poorly in E. coli. To hypothesize that the expression of block, ट्रांसलेशन पे ब्लॉक हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्ट तो बनेगा ना भाई। तो ट्रांसक्रिप्ट की स्टडी के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, पीसीआर से हम कभी भी ट्रांसक्रिप्ट नहीं देखते, वेस्टर्न ब्लॉट से हम प्रोटीन देखते हैं। इम्सा भी प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन है, तो बच कौन गया, बच कौन गया, क्वांटिटेटिव आरटीपीसीआर। और आरटीपीसीआर बेसिकली कुछ नहीं करता है, वो बस ट्रांसक्रिप्ट को ही गिनता है इन ईच साइकिल कि कितने ट्रांसक्रिप्ट बन रहे हैं। तो अगर ट्रांसलेशन लेवल पे अगर इनहिबिशन हो रही है तो कम से कम आरटीपीसीआर में आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारा टेक्निक आप पढ़ लीजिएगा, इम्सा क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है, क्यूआरटीपीसीआर क्या होता है। क्यूआरटीपीसीआर का ऑलरेडी मेरे लेक्चर सीरीज में आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, पीसीआर भी मिल जाएगा, वेस्टर्न ब्लॉट भी मिल जाएगा। एम्सा वगैरह मैंने नहीं बनाया है, एम्सा वगैरह पे अपकमिंग लेक्चर में आपको वीडियोज देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए। Which of the following statement represent correct feature of sexual and asexual mode of reproduction in flowering plant? In sexual reproduction, progeny are genetically different from each other. पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, asexual mode of reproduction, progeny are genetically identical to each other and different from the parents. No, 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 no. asexual mode में भी आइडेंटिकल नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सोमा क्लोनल वेरिएशन होता है, तो 2 जो है वो गलत है। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर, है ना, ग्रेटर एडेप्टिव एबिलिटी, है ना, ग्रेटर एडेप्टिव एबिलिटी इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ प्रोजेनी डिराइव्ड फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो, दैट इज राइट। हाँ, दैट इज राइट ऑप्शन, है ना। फिर है ए माइनर चेंज इन द हैबिट में एडवर्सली अफेक्ट द ऑफस्प्रिंग। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, माइन्यूट चेंज करेंगे, तो बहुत बड़ा अंतर उनके रिप्रोडक्शन पे पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 1, 3 एंड 4। इसमें मेन गलत क्या ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 2। क्या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोजेनी आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर बट डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। नो, पेरेंट से डिफर नहीं होते, लेकिन एक चीज़ और है, आइडेंटिकल भी नहीं होते। क्योंकि बहुत बार जब आप सेल्फिंग करेंगे तो उनमें वेरिएशन होगा, जिसे हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग। अब इसको आप ध्यान से देखो कि कौन सा किससे मैच करेगा, और इसके लिए हम आपको एक वीडियो लिंक भी भेजेंगे। दूसरा बहुत ही अच्छा वीडियो है, अगर आपके पास टाइम हो तभी देखिएगा, क्योंकि बहुत लंबा है, दूसरे का है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, जेएनयू के प्रोफेसर का मैं आपको लिंक भेजूंगा, उनसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको प्लांट इम्यून सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब है सबसे पहले तो सिस्टेमिक रिस्पॉन्स है। सिस्टेमिक रिस्पॉन्स जो होता है दोस्त, वो सैलिसिलिक एसिड देता है। यहीं से आंसर आपको खोजना है पहला। तीसरा नंबर का 1 कहाँ कहाँ है, तो तीसरा नंबर का 1 भैया इसमें भी है और इसमें भी है, तो इससे तो काम नहीं चला। अब आगे देखते हैं। अब है पीआर प्रोटीन। पीआर प्रोटीन जो है एक काइटिनेज है, तो 4 नंबर जो है फोर नंबर को आप कहाँ से मिलाओगे, पीआर प्रोटीन 2 से, काइटिनेज, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। देख लिए।
आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस एक दो रिस्पॉन्स आपको पता हो तो आपको पता चल जाएगा। एनाटॉमिकल डिफरेंस के लिए क्या है? लैक्सेस। इलिसिटर क्या है? बीटा ग्लूकन से, ठीक है। तो सेकंड का क्या है? 4 है, तो हो गया पूरा। चलिए अब हम चलते हैं। नॉन कंडीशनल नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर जीन आर यूजुअली एक्सप्रेस अंडर। इसके लिए आपको डेवलपमेंटली रेगुलेटेड प्रोमोटर होना चाहिए, तभी आप नॉन कंडीशनल नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर जीन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि बाकी को आप छोड़ देंगे, उनके बारे में भी आप पढ़ें। सबस्ट्रेट इंड्यूस प्रोमोटर, कंस्टिट्यूटिव प्रोमोटर और मिनिमल प्रोमोटर, ठीक है। अब है a method in which a strong enhancer is randomly inserted into plant genome by transformation, resulting in a mutant plant with a dominant phenotype. This is known as activation tagging. क्योंकि आप क्या कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग इन्हांसर को इंसर्ट कर रहे हो। इससे क्या करना चाहते हो? इन्हांसर देने का मतलब क्या कर रहे हो? आप एक्टिवेट करना चाहते हो, तो ये क्या कहलाएगा? एक्टिवेशन टैगिंग कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी चीज़ को छोड़ दोगे। इन्हांसर ट्रैपिंग क्या होता है? टीलिंग क्या होता है? टीलिंग वर्सेस इको टीलिंग पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है फंक्शनल जीनोमिक्स का, ठीक है। जीन ट्रैपिंग क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ क्लोन्ड पैसेंजर जीन into a cassette of a binary plasmid vector containing expression cassette of a selectable marker gene can be checked by PCR using। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ऐसा करते हैं लैब में, क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं कि अगर ये वेक्टर है और यहाँ पे हमारा अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है GUI है, तो आप क्या कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। एक तो वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर लेंगे और एक लेंगे जो आपका जीन स्पेसिफिक प्राइमर है। तो पैसेंजर जीन स्पेसिफिक प्राइमर लें और वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर से लेंगे, और दोनों का कॉम्बिनेशन में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ओरिएंटेशन पता चलेगा कि आप जहाँ पे लगाना चाह रहे थे वहीं पे लगा है कि कहीं और निकल लिया। तो भैया ओरिएंटेशन चेक करना है क्लोनिंग में, तो हम लोग यही यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पैसेंजर जीन स्पेसिफिक एंड वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर लेकर के आप बस कुछ नहीं करो, PCR लगाओ, बैंड मिला तो ठीक है, बैंड नहीं मिला तो राधे राधे, आपकी क्लोनिंग गड़बड़ है, आप फिर से उसको क्लोन कीजिए, यही आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो क्लोनिंग इज नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू नो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पता है कभी कभी मैं अपनी बातें कहने लगता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं लैब में बैठा हूँ, और इसी तरह से आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छा से हर चीज़ समझ में आए। ये जीन वाज क्लोन्ड इनटू ए यूनिक हिंड थर्ड रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन ए एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वेक्टर। ये उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहले हमने किया है, ठीक है। आप पढ़ो अच्छे से। ए जीन वाज क्लोन्ड इनटू ए यूनिक हिंड थर्ड रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट में हिंड थर्ड का रिस्ट्रिक्शन साइट है और उसी में आपने क्लोन कर दिया, तो क्या होगा? एम्पेनिसिलिन पे वो ग्रो करेगा, है ना। जीन वेक्टर दैट कंटेन बोथ एम्पेनिसिलिन एंड कैनामाइसिन रेजिस्टेंट टू सेलेक्ट द कोल only recombinant clone the transformation mixture should be the plate which of the following plate आप क्या यूज करोगे? कैनामाइसिन कंटेनिंग प्लेट फॉलोड बाय रेप्लिका प्लेटिंग ऑन एम्पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट, क्योंकि एम्पेनिसिलिन पर ग्रो होगा लेकिन कैना पे ग्रो नहीं होगा अगर वो रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैनामाइसिन के प्लेट पे ग्रो कराना होगा। अगर कैनामाइसिन पे अगर ग्रो कर रहा है तो आपका रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, यानी आपका पॉजिटिव क्लोन है, ठीक है। और जब आप इस पे ग्रो करोगे एम्पेनिसिलिन पे तो सब ग्रो करेगा, ठीक है। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम लोग अक्सर लैब में यूज करते हैं और ये ट्रबल शूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू, जस्ट वेट।